हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आई होप कि आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा क्लासेस के रेगुलर अपडेट्स के लिए। ओके, रेगुलर अपडेट के लिए आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा जहां आपको क्लासेस के रेगुलर अपडेट्स मिल रहे होंगे। आई होप कि आप लोगों ने हमारे जो टीम के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं अपने चैनल में जो वीडियोस है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के, आप उन वीडियोस को रेगुलर वे में देख रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आपको पता ही क्या करना है। ओके, तो इतनी सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है। तो आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम वेक्टर्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारा ये लेक्चर नंबर 3 होगा। ओके, अपने प्रीवियस जो 2 लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए थे आप उनको पहले उनका क्लियर कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर वे में जो मेरी लैंग्वेज है वो आपको समझने में आसानी होगी। ओके, बाकी अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं किसी भी टॉपिक्स को, ठीक है, वेक्टर्स को, तो आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। कुछ समय लेते हुए, ठीक ना, कुछ समय लेंगे। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं यूनिट वेक्टर, ठीक ना। टॉपिक है छोटा, ठीक ना, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ही जगह पे है, ठीक ना। यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, ठीक ना। अगर मैंने आपको पहले इसके टाइप्स ऑफ वेक्टर में बताया हुआ था। ओके, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यूनिट वेक्टर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ अ वेक्टर व्हिच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, ओके, ए वेक्टर जिसकी यूनिट मैग्नीट्यूड, ओके, और इसमें क्या हो, एक बात मैं और ऐड कर देना चाहूँ, प्लस स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी हो। ओके, इसमें क्या हो, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं। यानी एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट मतलब क्या होता है भाई, यूनिट का क्या मतलब होता है आप समझते हैं, वो है। ओके, इसका एग्जांपल के रूप में समझते हैं। जैसे कि अगर मैंने इधर से एक वेक्टर बनाया, ठीक ना, अगर ये कोई वेक्टर है ए, ठीक ना, इस डायरेक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ठीक ना, और एक साउथ। ओके, तो अगर कोई वेक्टर है जो आपका ईस्ट के तरफ है, ठीक ना, और इसमें हमने दिया हुआ है इसका 5 किलोमीटर बता रहा है ईस्ट की तरफ, ये 5 किलोमीटर किसकी तरफ बता रहा है, ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पर आपका 5 किलोमीटर क्या है भाई, 5 किलोमीटर क्या है, इस वेक्टर की क्या है, मैग्नीट्यूड। ओके, हैंडराइटिंग पे बिल्कुल नहीं जाना है, कंसेप्ट पे जाना है। और ईस्ट जो है वो आपका क्या बताने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहा है। यानी ए एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है, ठीक ना, 5 है और जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ जा रही है। ओके, अब यानी मैंने आपको बताया था कि इस वेक्टर की जो लंबाई होती है उसकी मैग्नीट्यूड को बताती है, एरो का जो डायरेक्शन होता है, उस एरो जो दिखाता है वो उसके डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है। ओके, अब मैं इसको कुछ इस तरीके से 5 हिस्से में तोड़ सकता, 1 2 3 4 और ये अकेला 5। हर हिस्सा क्या होगा भाई, 1 1 1 1, यानी 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, यानी हर को अगर मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो हर हिस्सा 1 किलोमीटर को दिखाने की कोशिश कर रहा है, 1 किलोमीटर को दिखाने की कोशिश कर रहा है। 1 किलोमीटर को ये दिखाने की कोशिश तो कर ही रहा है, साथ ही साथ इसका हर एक की डायरेक्शन अभी भी ईस्ट की तरफ बनी हुई है। तो हमने क्या किया कि अगर आपको 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाना है तो आप क्या कह सकते हैं कि हम ईस्ट की तरफ जहां से स्टार्ट किए हैं 1-1 किलोमीटर के अगर 5 स्टेप्स लेते हैं, 1-1 किलोमीटर के 5 बराबर स्टेप्स पे चले जाते हैं तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां हमें पहुंचना है। ओके, तो यहाँ जो 1-1 किलोमीटर का 1-1 का वेक्टर बन रहा है, 1-1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, सिर्फ 1 किलोमीटर होने से नहीं होगा, वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। लेकिन आपने कहा 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, यानी ईस्ट की तरफ डायरेक्शन बताया, उसकी मैग्नीट्यूड आपने बताई 1। तो ऐसा वेक्टर जिसका क्या मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो और इसकी स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो, जिससे आप कंप्लीटली वेक्टर को डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। यानी अगर आप किसी वेक्टर को लिखना चाहते हैं तो आपको शायद पता होगा कि वेक्टर को आप लिखते हैं 2 चीजों में, मैग्नीट्यूड, ओके, मैग्नीट्यूड इनटू क्या, डायरेक्शन। अब आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्यों नहीं होना, इनटू ही क्यों होता है। अरे भाई, मैग्नीट्यूड को कभी डायरेक्शन के साथ ऐड किया जा सकता है, जो कि थोड़ा सा बात सेंस नहीं बनाता है। इसलिए कोई भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, उनके दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाते हैं। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, जैसे कि अभी हमने बात
कि 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, तो 5 किलोमीटर जो है वो आपका हो गया है मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन आपने लिखा है ईस्ट की तरफ, ठीक ना, डायरेक्शन लिखा क्या है आपने, ईस्ट की तरफ। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, ठीक ना, 5 into 1 किलोमीटर ईस्ट भी बोल सकते थे। तो क्या समझ में आ रहा है, 5 सिंपल एक डिजिट है, ठीक है, डिजिट बन रहा है, और ये 1 किलोमीटर ईस्ट एक वेक्टर क्वांटिटी बना रहा है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो यही वेक्टर जो है वो आपका क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। इसको रिप्रेजेंट आप तरह तरीके से कर सकते हैं कि आप इसको कैसे भी हम इसमें देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म इसको किस तरीके से रिलेट करते हैं, ओके, कार्टेशियन फॉर्म में तो ओके। तो आपको समझ में आ रहा है कि यूनिट वेक्टर मतलब जिसकी एक मैग्नीट्यूड हो, जिसकी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ओके, जिसकी कोई एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन को लेके चलते हैं। लेकिन इसमें आप वेक्टर्स की जब बात करते हैं, ठीक ना, यूनिट वेक्टर की खासियत मैं बता देता हूँ कि यूनिट वेक्टर की जब बात कर रहे हैं तो इसकी मैग्नीट्यूड तो एक तो है कि 1 ही होगा, लेकिन कभी कभार आप किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए बिना मैग्नीट्यूड के भी डिफाइन कर सकते हैं, ओके। जैसे कि बात कर रहा हूँ कि अगर कोई आपके किसी दोस्त रमेश सुरेश का घर आपसे कोई पूछा जाता है, तो कोई आपसे कोई अनजान इंसान आता है आपसे पूछता है रमेश का घर कहाँ है, तो आप जाके बोलेंगे आगे गली में जाके बाएं या दाएं लीजिए जो भी है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, वहां पर आप रमेश के घर या सुरेश के घर की पोजीशन को बताने, आपने कभी कितना डिस्टेंस है ये नहीं बताया, आपने कहा किस गली में चल जाइए और राइट या लेफ्ट करने, तो आपने एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन बताया। उस आदमी को पता है कि इतने यूनिट्स पे जाके हो सकता है घर आपको उसको मिल जाए, ओके, क्योंकि स्पेसिफाइड जाके फिर वो आगे जाके किसी से पूछेगा, ओके। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन हमेशा रखता है और उसके साथ एक उसकी यूनिट हमेशा ऐड होती है, ओके। उसकी क्या रहती है, हमेशा उसके साथ स्पेसिफाइड यूनिट हमेशा ऐड रहता है, मैग्नीट्यूड का 1 होता है, ओके। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक ना। इसको थोड़ा सा हम और आसान बनाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम कार्टेशियन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, कार्टेशियन में, ठीक है, कि ये तो होगी एक जनरल बात, ठीक है, जनरल बात के टर्म में समझ रहे हैं, जनरल बातें हैं यहाँ पर, ठीक है, कि आप इसको डेली लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर मैथमेटिकल फॉर्म में चले जाते हैं, तो आपको पता है कि आप कार्टेशियन सिस्टम में चलते हैं। कार्टेशियन सिस्टम की बात करते हैं तो x, y और z सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आप मेरे z के सिंबल पे नहीं जाइएगा, ठीक है, तो मैं z जैसे मेरा लिखने का तरीका है, मैं इस तरीके से प्रेफर करता हूँ, ओके। आप लिखते हैं जैसे ऐसे आपको ओके है, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम जो है वो x, y, z के सिस्टम पे चलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर x, y और z की बात करते हैं, तो ये तीनों क्या है, आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं ये ऑर्थोगोनल्स भी हैं, या फिर दूसरे लैंग्वेज में क्या कहेंगे इसको, म्यूचुअल फ्रेंड्स। हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है, ओके, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ओके, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है x, y और z, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर हमेशा क्या रहना चाहिए, x, y, z का ही ऑर्डर होता है। आप कभी भी अपने इसको इस तरीके से नहीं लिखते, x, y और z का डायरेक्शन हमेशा ओबे करता है, ओके। x, y, z का आपका ये डायरेक्शन हमेशा ओबे करता है, ओके। ये कोई स्पेसिफिक, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसको प्रेफर कीजिए हमेशा, ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हमने यहाँ x लिखा है और y लिखा है तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं, तो भी तो आप कभी भी अपने मन के साथ, कभी मन के साथ होगा, कभी मन में आप अंदाज में कुछ भी नहीं करना, ओके। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और x, y, z के ऑर्डर में ओबे करना, ओके। तो यहाँ पर अगर हम x, y, z की बात कर रहे हैं तो x एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, y एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है और z एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है। हर एक एक्सिस जो है यहाँ की स्पेसिफाइड डायरेक्शन है और तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ऐसे केस में हम लोगों ने सिस्टम जो डिराइव किया कार्टेशियन सिस्टम, इसके अलावा 2 सिस्टम और होते हैं। स्फेरिकल सिस्टम है आपको, ठीक ना, एक आपको स्फेरिकल सिस्टम मिल जाएगा, एक आपको सिलेंड्रिकल सिस्टम मिल जाएगा। एक अलावा इसके अलावा पोलर सिस्टम की बात, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पर हम लोग कार्टेशियन सिस्टम की बात करेंगे। जब हम कार्टेशियन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, x, y और z। तो x एक्सिस की तरफ अगर कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, x एक्सिस की तरफ
तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आई कैप। क्या यूज करते हैं, आई कैप। यानी यूनिट वेक्टर ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है आपका, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक उसी तरह अगर हम y लिखते हैं तो ये j कैप होता है, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, ठीक है। और अगर z लिख रहा है, ठीक ना, तो यहाँ हम इसको k कैप लिखना पसंद करेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस की बात करते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। यानी हर एक के लिए हम लोगों ने स्पेसिफाइड एक डायरेक्शन बना लिया है। क्या क्या बनाया है, ये है i कैप, ये है आपका j कैप, ये है आपका k। ओके, तो i, j और k ये आपके तीन स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर बन गए हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात ऐड कर देता हूँ, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, तो वहां पर तीन यूनिट वेक्टर होते हैं, r कैप, थीटा कैप और एक आपका होता है y कैप। ओके, जिसको आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं और मास्टर्स लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक ना। एक आपका हो जाता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक ना, जिसमें आप लिख सकते हैं r, थीटा और z का, ठीक है। ये तीनों स्पेसिफाइड डायरेक्शन होते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, तो आपको यहाँ पर तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली समझने की जरूरत है, लेकिन हम लोग जो बात करेंगे वो कार्टेशियन पे ज्यादा बात करेंगे, जो कि ज्यादा फेमिलियर है। इन दोनों के लिए अलग से लेक्चर्स आपको मिलेंगे, लेकिन वो ग्रेजुएशन लेवल पे है। अगर आप 11th 12th के देख रहे हैं तो इनके लिए आपको इन दोनों की कोई जरूरत नहीं है। ओके, आपका इनसे काम चल जाता है, ठीक है। अब बात यहाँ पे आ रही है कि एक्स वाई जेड की जब बात कर रहे हैं, यानी आई जे के स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, तो एक याद रखिएगा यहाँ से कि कभी भी कोई वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक ना, यूनिट वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उस वेक्टर के ऊपर में ये जो टोपी होगा ना, टोपी वाले बाबा, ठीक ना, टोपी पहनाया जाता है, ठीक है। तो टोपी से डिनोट करते हैं कैप, जो है जिसको पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। जो स्पेसिफाइड वेक्टर आपने यूज किया, अगर आपने ए यूज किया है तो उसके ऊपर में कैप लगा देते हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने आई के ऊपर में कैप लगाया है तो कैप क्या है, यूनिट को दिखा रहा है, आई लेकिन स्पेसिफाइड है एक्स के लिए, जे मतलब किधर है आपका, किसके लिए हो रहा है, वाई एक्सिस के लिए, और के जो है आपका जेड एक्सिस के लिए स्पेसिफाइड है। सारे के सारे आपके यूनिट वेक्टर, ओके, सारे के सारे आपको क्या है, यूनिट वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट है। ओके, अब इसको थोड़ा सा और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा चीज किस चीज के लिए क्लियर होगा। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे की ओर, ठीक है। तो देखिए आप समझने की क्या बात कर रहे हैं कि अगर मैं कोई भी वेक्टर को, अभी हमने तुरंत समझने की कोशिश की है कि कोई भी वेक्टर को दो चीजों में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दो चीजों में बोल रहा हूँ यहाँ पर कि अगर कोई वेक्टर बोल रहा हूँ, अगर कोई एक वेक्टर है a, तो वो दो चीजों का बना हुआ है, ठीक है, एक मैग्नीट्यूड और उसके साथ डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा एक बदल देता हूँ, मैग्नीट्यूड और क्या क्या है, अगर कोई वेक्टर है a तो उसके मैग्नीट्यूड और क्या बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ वेक्टर लिख रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड तो आपका a है, और डायरेक्शन के लिए a इसकी मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन जो है, जिस तरीके से हमने बात की थी 5 किलोमीटर ईस्ट की, तो 5 × 1 किलोमीटर ईस्ट की बात की, तो 1 किलोमीटर ईस्ट स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, तो इसके साथ हमें यूनिट वेक्टर लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो डायरेक्शन है, ठीक ना, ये जो डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन पे हमें जरूरत पड़ती है यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ती है, और यूनिट वेक्टर यहाँ क्या लगाते हैं, एक है, क्या लगाते हैं यहाँ पर, एक है। अगर वेक्टर a है, अगर आप वेक्टर b लिखना चाहते हैं तो b बराबर क्या, b × b क्या हो जाएगा। हाँ, यहाँ से अगर आप a कैप को लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, वेक्टर a बाई क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, ठीक ना। तो यहाँ से आपने क्या लिखा है, a बाई, आप इसको a को सिर्फ a में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको मॉड्यूलस में भी डाल सकते हैं, मॉड में डाल सकते हैं। तो आपका क्या फॉर्मूला बनकर तैयार आता है कि किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखाएगा, वो वेक्टर पूरा कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका, उसका मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड आ जाने वाला। ओके, तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ रही है कि किसी भी वेक्टर को अगर उसके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है
तो हम लोग सिंपल है उस वेक्टर को पूरा रिप्रेजेंट करेंगे और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को उसके साथ डिवाइड कर देने वाला है, ओके, ताकि वो क्या होगा कंप्लीट एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होने वाला है। क्लियर है? तो इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा इसको आपके लिए आसान बना देता हूँ ताकि समझ में आपको आ जाए। मैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 2D प्लेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2D प्लेन, फिर इसको आप 3D प्लेन पे समझें ताकि आपका जो विजन, आपका जो परसेप्शन है वो अच्छे से तैयार हो, ओके। तो अगर हम बात करते हैं x और y सिस्टम की बात करें, z सिस्टम अभी भी आपका आउटवर्ड है, ठीक है, ओके, अभी भी आपका आउटवर्ड है, लेकिन हम उस चीज को मेंशन यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक कोई पॉइंट है P, ठीक है, और इसकी जो कोऑर्डिनेट है स्पेसिफाइड है 2 3 पे, ठीक है। तो आपको ये है ओरिजिन, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ पोजीशन वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके बारे में हम एक अलग से आपको एक लेक्चर बताएंगे कि पोजीशन वेक्टर आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सपोज कर रहे हैं अगर ये पॉइंट 2 है तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस है 2, ठीक है, और यहाँ से ये डिस्टेंस है 3, तभी जाके ये पूरा का पूरा लोकेट हुआ है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन बताने का काम कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो P है, ठीक है, इसको हम लोग OP वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। चलिए OP नहीं, इसको वेक्टर A ही लिख देते हैं, ठीक है। वेक्टर A जो है इसको पूरा का पूरा कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप x एक्सिस की तरफ आप सबसे पहले 2 जाएंगे, ठीक है, और y एक्सिस की तरफ आपको जाना है 3, ठीक है। तो अगर सबसे पहले x की तरफ आपको 2 जाना है तो 2 इसकी मैग्नीट्यूड है, लेकिन सिर्फ 2 बताने से तो काम चलेगा नहीं। आप 2 की तरफ 2 गए हैं लेकिन स्पेसिफाइड x के तरफ गए हैं, और x के लिए मैंने अभी आपको तुरंत समझाया कि i कैप यूज करते हैं, y के लिए आप j कैप यूज करते हैं, तो 2 i कैप यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है? इससे क्या पता चला, सिर्फ अगर मैं यहाँ 2 i कैप लिख रहा हूँ तो आपको 2 यूनिट्स जाने हैं x डायरेक्शन में, ओके। लेकिन सिर्फ यहाँ से यहाँ जाने से तो होगा नहीं, क्योंकि आपको तो इस पॉइंट पर पहुंचना है। तो आप गए इधर है, y एक्सिस की तरफ गए हैं, जिसके लिए 3 यूनिट्स गए हैं आप, ओके, और यहाँ पर j कैप लिख रहे हैं ताकि आपको क्या पता चल रहा है कि y एक्सिस की तरफ गए। इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, यानी यहाँ पर जो वेक्टर a रिप्रेजेंट हुआ है वो क्या हो गया है 2i कैप प्लस 3j कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ है, ओके। 2i कैप प्लस 3j कैप के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो जा रहा है। इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ओके। पोजीशन वेक्टर के ऐसा वेक्टर जो उसकी स्पेसिफाइड पोजीशन बताने का काम करता है। यहाँ तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि ये विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट या किसी सम अदर वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। तो अगर ये वेक्टर है 2 3, ओके, तो अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकालने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने की बात कर रहा हूँ, तो देखिए मॉड है, ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, रूट ओवर क्या करना है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब आप लोगों में से जिन्होंने ये चीज पढ़ा हुआ है, ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जिन पर नहीं पढ़ा है ध्यान से देखिए कि मैग्नीट्यूड जो है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अरे भाई यहाँ से देखिए, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं, ये एक 2 है और ये इसकी लंबाई है 3, तो इसका जो पाइथागोरस लगा के क्या आएगा, इसकी जो है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आने वाला है, जो कि इस पूरे वेक्टर OP यानी वेक्टर A की लंबाई है, लंबाई यानी ही उसकी मैग्नीट्यूड बताने का काम कर रहा है। इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखते हैं तो A रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। हालांकि मैं आपको चीज बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज को लिखना चाहते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस z कैप, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाते हैं, 3D की बात कर रहा हूँ, आई रिपीट 3 डायमेंशनल, ओके, x y और z सिस्टम में। एक चौथा कोऑर्डिनेट होता है टाइम में, जिसमें हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उस चीज को देखेंगे। लेकिन अगर कोई A वेक्टर है, उसकी xi कैप प्लस yj कैप प्लस z कैप है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड लिखने का क्या तरीका है, सिर्फ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और तीसरा एक कोऑर्डिनेट ऐड हो जाएगा, वो क्या ऐड होने वाला है, z का स्क्वायर ऐड होने वाला है, ओके। तो उस हिसाब से छोड़िए, यहाँ पे सीधा आते हैं कि कितना हो जाएगा 4 प्लस 9, मेरी मैथ्स थोड़ी सी खराब है, तो ये रूट ओवर 13 हो गया, ओके। ये क्या हो गया है आपका रूट ओवर 13 आपका हो गया, यानी वेक्टर A की मैग्नीट्यूड कितनी हो गई है, रूट 13, यानी इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो इस चीज की लंबाई क्या है, रूट 13 कितनी है, रूट 13। अगर यानी आपको अगर हम पूछते हैं इस यूनिट वेक्टर की बात करें, आप यूनिट वेक्टर को पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यूनिट वेक्टर आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके सामने है, यूनिट वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा a कैप, ठीक है, वेक्टर पूरा वेक्टर क्या है भाई 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय रूट 13, मैग्नीट्यूड तो यही है भाई, तो
यहाँ से ये आपका क्या बन गया, पूरा का पूरा क्या बन गया है, यूनिट वेक्टर। तो इसको थोड़ा सा अलग अलग करके हम दिखा देते हैं यहाँ से, 2i² प्लस √13 प्लस 3j² प्लस √13, ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, आपका जो वेक्टर है उसका जो यूनिट वेक्टर है वो क्या हो गया, यानी अगर आप इस डायरेक्शन में इसके फॉर्मेट में जाते हैं तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट P तक पहुंच जाएंगे। ओके, पर्टिकुलर पॉइंट P तक आप पहुंच जाएंगे। इसमें से आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये यूनिट कहाँ है मैग्नीट्यूड 1 है, भाई इसमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई मैग्नीट्यूड 1 नहीं, तो 2/13 आएगा, 3j क्या दिखाई दे रहा है। ओके, तो जरा इसको गौर से देखिए यहाँ पर क्या होगा। ओके, तो अगर मैं इस चीज को रिप्रेजेंट करता हूँ, ध्यान से देखिए, अगर फिर से आप इस यूनिट वेक्टर की, सिर्फ इस यूनिट वेक्टर की मॉड्यूलस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो रूट ओवर फिर से ये वाला i के आगे जो रहेगा वो आपका x की तरह काम करेगा, ठीक है, 3/√13 का स्क्वायर, तो यहाँ 4/13 प्लस 9/13, 13/13 जो आपका सॉल्व करने पे होगा। तो ये जो वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 1, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, भले ही उसके आपको फॉर्मेट में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे, ठीक ना, मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालना है, अगर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख रहा है, 3D डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में लिख रहा है, मैंने यहाँ डायग्राम में आपको सिर्फ 2 चीजें बातें की है, x, y और z नहीं लिखा है, लेकिन z नहीं लिखा है। अगर रहता है तो √x² + y² + z², ये क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड है। ओके, लेकिन अगर सिर्फ 2D रहेगा तो z को हटा देना, ओके, सिर्फ z को हटा देना, अगर yz प्लेन में हो तो x को हटा देना है, अगर xz प्लेन में हो तो y को हटा देना। तो डिपेंड करता है कि आप किस किस प्लेन को कंसीडर करके चल रहे हैं। ओके, आई होप कि आपको ये सारी की सारी बातें क्लियर हुई होगी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1 होती है, इसकी स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, ओके, जिसके थ्रू आप यूनिट स्टेप में चल के किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, और उसका एक मैथमेटिकल फॉर्म आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपको उसका एक मैथमेटिकल फॉर्म क्या है यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यहाँ से आप इसको एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी, आई होप कि इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक ना, इसको अभी यूनिट वेक्टर की बात तो हम लोग समझ गए, ठीक ना, लेकिन आपको थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए मैं 3D में भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये x, y और z है, ठीक ना, ये z है मेरा, ओके, z आपका ऐसे है, मेरा z अलग, ठीक है, ये z में पड़ता है, ठीक है, g, ओके, GTP का साइन में देखा ही होगा ना, और ये आपका x, y और z, ठीक ना, है कैसे, x, y, z किधर है, बाहर की तरफ, ओके, तो बार बार बोल रहा हूँ, x, y इधर है, z आपका है किधर, ओके, z किधर है, बाहर की तरफ। मैं खुद 3D में नहीं हूँ, ठीक है, मैं खुद 3D में नहीं, आपको बोर्ड में आपका स्क्रीन जो है 3D में तो चल नहीं रहा है, ठीक, 2D है तो फील कीजिए, ठीक, इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक। फिलहाल है कि अगर आपको देखना है तो आपके पास बहुत सारे साधन हैं, ठीक है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, आप इसका यूज करके आप देख सकते हैं। फिलहाल है कि अगर x, y और z की बात कर रहा हूँ तो z एक्सिस ये प्लेन वाला डायरेक्शन, ओके। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं इससे रिलेट होने वाले हैं, ओके, इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि ये दिमाग में इमेजिनेशन नहीं कर पाता है, बट आई होप कि इस लेक्चर के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करता हूँ किसी पॉइंट P को लोकेट करें, इस पॉइंट है 1, 2 और 3, ठीक है, पॉइंट P है 1, 2 और 3, तो 1 क्या है भाई, मैथ्स अगर आपकी अच्छी है तो x के लिए, तो y के लिए, और किसके लिए है, z के लिए, ओके, ठीक है, z के लिए, ओके। तो x, y, z का क्या मतलब है, अगर सिर्फ 1 और 2 रहता तो इधर से 1 इधर से 2 पॉइंट यहाँ लोकेट कर देते, ओके, ये पॉइंट यहाँ लोकेट होता है। लेकिन बात कर रहा हूँ 3 जो कि z में है, तो z में 3 आपको और ज्यादा है, ठीक है, ध्यान से समझने की बात कर रहा हूँ, x, y और z की बात कर रहा हूँ, तो x इधर है, y इधर है, z बाहर की तरफ आ रहा है, यानी अगर इसको मैं थोड़ा सा अच्छा से पेंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये कुछ क्यूब जैसा दिखाई दे रहा है, हालांकि ये क्यूब की डायमेंशन बिल्कुल भी नहीं है, ये क्यूबॉइड
की डायमेंशन है। तो अगर मैं यहाँ से बात करा, आप एक क्यूब ले लेते हैं जिसकी एज लेंथ 1 है, ठीक है, लेकिन है नहीं, ठीक है, सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ठीक है, मैंने सिर्फ माना हुआ, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है ना, ये x के तरफ 1 है, ये y के तरफ 2 है, और z के तरफ ये जो एज है वो आपका 3 है, ये 1 है, 2 है, ठीक है। हालांकि आप इसको चेंज करके देख सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप इसको चेंज कर लीजिए, इसको 3 कर देता हूँ, 3 2 और 1, ताकि आपको समझ में, x में आपको 3, y में आपको 2 और z में जो कि छोटा है इसलिए 1, ओके। तो 3 2 और 1 की बात कर रहा हूँ, तो 3 इधर 2 यहाँ, आप इस पॉइंट पे पहुंचे, ठीक है। लेकिन z में आपको और बाहर जाना है, तो z में 1 बाहर जाना है, तो आप इस पॉइंट को इमेजिन कर सकते हैं, यानी बोर्ड से अलग। अगर ये बोर्ड मेरा x है, ये y है, तो z आपका बाहर की तरफ जाना चाहिए, यानी ये आपका 3 है, ये 2 है, तो 3 2 के हिसाब से वो पॉइंट वहां होना चाहिए, ओके। लेकिन आपको 1 बाहर आ जा रहे हैं, तो आप वो पॉइंट यहाँ इमेजिन कर सकते हैं, वो पॉइंट यहाँ इमेजिन कर सकते हैं। तो आपका जो सेट बन रहा है ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये जो पॉइंट है वो आपका है 3 2 और 1, जो कि रिक्वायर्ड पॉइंट है P, ओके, रिक्वायर्ड पॉइंट है P। अगर आप इस चीज को ज्वाइन करते हैं तो इस पॉइंट की लोकेशन जिसको आप दिखाना चाह रहे हैं, जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, वो 3 है, 2 है और 1 है। लेकिन आप 3 में जो गए हैं वो x के तरफ है, इसलिए हम लोगों ने खुशी इसमें i लगा दिया। y की तरफ आप j गए थे और k की तरफ यानी z की तरफ आप कितना गए थे, 1 गए थे। तो ये इसकी पोजीशन दिखाने का काम कर रहा है, ओके। अगर बात कर रहे हैं इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 प्लस 1 13 और 1 रूट 14 हो जाएगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यूनिट वेक्टर की, ए कैप की बात कर रहा हूँ, तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड, ओके। यानी सॉरी, यहाँ से जो हम लोग लिखते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप डिवाइडेड बाय रूट 14। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, यूनिट वेक्टर, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर, ओके। ये अच्छा परसेप्शन था, ठीक ना, आपको समझने में मजा आया होगा कि आपको 3D डायमेंशन में, ठीक है, 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, x y और z सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम है ये सब, क्योंकि यहाँ पर x y z सिस्टम की बातें कर रहे हैं, ठीक ना। आप दूसरे और सिस्टम में नहीं जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल पे नहीं जा रहा हूँ, ताकि आपको ये सब सारी चीजें क्लियर हो गया हो, तो आपको समझ में आ रहा है यूनिट वेक्टर निकालने का टेक्निक क्या है, ओके। टेक्निक क्या है, वेक्टर आपको पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल है, डिवाइड कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा, ओके। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आप इसका एक फोटो ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। लेक्चर कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम ग्रुप पे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए क्लासेस के रेगुलर अपडेट्स के लिए, ओके। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आपको पता ही क्या करना है, शायद आपको बताने की जरूरत नहीं, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको क्या करना है, ओके। चलिए, ठीक है, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, और ठीक ना, और भी मजेदार बातों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।